नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। जिस दौर में न्यायपालिका से लोगों का विश्वास हिलना शुरू हो गया है, और हिलना तो मैं सब समझिए कि कमजोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जब न्यायपालिका पर विश्वास की चूलें हिल चुकी हैं, उस दौर में कोलेजियम ने जो आज सिफारिश की है, ये बहुत चौंकाने वाला है। जिस जज ने, हाई कोर्ट के जिस जस्टिस ने मंत्री शाह पर एफआईआर करने का आदेश दिया था, उस जस्टिस का तबादला हो गया है, ट्रांसफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। और इस खबर में जिस जज के तबादले की बात है, वो जज हैं कौन? सिर्फ शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश ही नहीं दिया था। जिस जस्टिस की मैं बात कर रहा हूं, वो जस्टिस मुरलीधर के रास्ते पर चलने वाले जज थे। वही जस्टिस मुरलीधर जिनका दिल्ली हाई कोर्ट से तबादला किया गया था, जिनको सुप्रीम कोर्ट में आज होना चाहिए था, जो अब दोबारा वकालत करना शुरू कर चुके हैं। जस्टिस मुरलीधर का न्यायपालिका में आज की तारीख में जब सबसे सम्मान से जिन लोगों का नाम लिया जाता है, उसमें से जस्टिस मुरलीधर एक है। आज दूसरे जिस जज की हम चर्चा कर रहे हैं, वो जस्टिस मुरलीधर के रास्ते पर थे। आखिर तबादला क्यों हुआ? कोलेजियम कैसे काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ही ये सवाल खड़े कर रहे हैं। लाइए जरा हेमंत जी को लाइए, ये खबर मैं आपको डिटेल से बताऊं। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पहले खबर भैया दिखा दीजिए, फटाफट लाइए। तो खबर चिट्ठी दिखाइए, चिट्ठी, ये स्टेटमेंट आप पढ़िए। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम in its meeting held on 14th October 2025 on reconsideration sought by the government resolved to recommend that Mr. Justice Atul Sridharan, Judge High Court of Madhya Pradesh, be transferred to the High Court of Judicature of at Allahabad instead of the High Court of छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ लिखा है। हाँ, हटा दीजिए, बहुत छोटा छोटा फॉन्ट है, इसको थोड़ा अगर हाईलाइट हो पाएगा तो हाईलाइट भी कर दीजिएगा, ताकि दर्शक भी पढ़ पाए। बहुत छोटा साइज है फॉन्ट का। ये जस्टिस अतुल श्रीधरन की बात है। जस्टिस अतुल श्रीधरन वही जज हैं जिन्होंने एक मंत्री विजय शाह, इसका नाम अब पूरा देश जान चुका है, उस मंत्री ने इस देश की एक अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी की थी, जिसको रिपीट करना भी शर्मनाक है। लेकिन मजबूरी है, रिपीट करके हमें याद दिलाना पड़ेगा देश को। इस मंत्री ने आतंकियों की बहन कह के संबोधित किया था, भरे मंच से संबोधित किया था। और इस मामले में अतुल श्रीधरन ने स्वतः संज्ञान लिया था और तत्काल एफआईआर, 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कहा था तत्काल ये होना चाहिए, पता नहीं कल मैं जीवित रहूं ना रहूं। वो पूरी कहानी हेमंत जी बताएंगे, और फिर मैं अतुल श्रीधरन के न्यायिक करियर से जुड़ी हुई आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत जरूरी है जानना, कि अतुल श्रीधरन जैसे जस्टिस आखिर क्यों खटकते हैं सिस्टम को। क्या खटकते हैं मैं नहीं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं कि क्या खटकते हैं, पूछें और बताएं। हम क्यों खटकते हैं मैं बताऊंगा। खटकते हैं, अब इसमें क्या वाला सवाल ही नहीं रह गया है। तभी तो अतुल श्रीधरन का तबादला हुआ है। हेमंत भाई जरा तबादले का, कोलेजियम का क्या है, सिफारिश क्यों हुआ, कुछ इसका बैकग्राउंड, कुछ डिटेल आपके पास हो तो पूरी डिटेल पहले बता दीजिए। पहले फैक्ट की बात करते हैं। जी भाई, नमस्कार आपको, दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें जो आपने स्टेटमेंट दिखाई यही ऑर्डर है, इसमें कहीं भी रीजन मेंशन नहीं किया गया है। केवल ये रिक्वेस्ट है कि ऑन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर हाँ रिकंसिडरेशन। ठीक। हाँ हाँ तो हाँ बेसिकली उनका जो तबादला था वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होना था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पास पास में। तो छत्तीसगढ़ की बजाय सरकार ने रिक्वेस्ट की कि छत्तीसगढ़ इसके ना किया जाए। तो कॉलेजियम ने उसको कंसिडर करते हुए, उस पर विचार करते हुए उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। ना तो ये पहला मामला है और ना ये आखिरी मामला है। लेकिन जैसा आपने कहा बिल्कुल सही,
ओपनिंग में कि जो बेसिकली इन्होंने कुंवर विजय शाह, जो उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था, और जिस तरीके का उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया था, पुलिस ने जिस तरीके से उनके आदेश के बावजूद, सुओ मोटो के बावजूद हल्का केस दर्ज किया था, और उसको तुरंत ये करके 24 घंटे के अंदर उसको रेलेवेंट धाराओं में केस दर्ज कराने की बात कही थी। उसके बाद आपने सारा घटनाक्रम देखा, किस तरीके से सारा केस ट्रांसफर हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और जो नंबर 2 बेंच है चीफ जस्टिस के बाद, उसके पास वहां पर किस तरह का चीजें हुई, और उनकी गिरफ्तारी पे भी रोक लगी। वहां पर वर्बल डायरिया भी खूब हुआ, कुछ टिप्पणियां भी की गई, सख्त किस्म की टिप्पणियां, लेकिन वो गए किस काम के लिए थे कि मेरी गिरफ्तारी पे रोक लगे, तो गिरफ्तारी पे रोक लगी थी। तो मैंने आपको पूरा भाषण दिया, लेकिन जो आप चाह रहे थे वो मैंने आपको दे दिया था। यही दस्तूर है आज के जमाने में जुडिशरी का, जो जिस तरीके का चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि जो भी जज थोड़ी सी भी बैकिंग दिखाए, इस देश में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, कौन सुओ मोटो ले रहा है। बिहार में भी एक हाई कोर्ट है, वहां भी SIR हुआ है, देख लीजिए, वहां बिहार हाई कोर्ट ने कोई सुओ मोटो लिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो लिया हो। महादेवपुरा कर्नाटक, वहां पर जो राहुल गांधी ने सारा एक्सपोज किया वोट चोरी का, वहां भी एक हाई कोर्ट है, उसमें भी कोई सुओ मोटो नहीं हुआ। तो अपने इन्होंने जो है सुओ मोटो लिया था, तो उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनिशियली इनको छत्तीसगढ़ भेजने का फैसला किया था, सरकार ने कहा रिकंसिडर कीजिए, उन्होंने रिकंसिडर करके इनको इलाहाबाद लगा दिया। तो फिर एक ही काम कर, फिर सरकारी बदली कर दिया करे, फिर कॉलेजियम की जरूरत क्या है। जब कंसिडरेशन सारी होनी ही है, तो फिर कॉलेजियम अपने भी बुराई क्यों मोल लेता है, फिर लाइबिलिटी पे छोड़ दे, जिसको जहां चाहे लगाए। आपने जस्टिस मुरलीधरन का देखा, तमाम मैं बताऊंगा आगे कि जजों का किन किन हालात में ट्रांसफर किया, कंट्रोवर्शियल। तो कुल मिला के इन सारी चीजों से आशीष भाई एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि सरकार का तो जो है वो ठीक है, न्यायपालिका और कॉलेजियम की साख, उसमें तो मेहर आप क्या ही करेंगे, उसको उसकी तो संरक्षण, उसकी तो सारी चीजों का ध्यान रखना तो कॉलेजियम का ही काम है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 5 जजेस होते हैं, तो ये तो उनको देखना है कि वो किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे अपने कार्यकाल के बाद। कि सरकार जो कहे उसको सबको मानने दो, तो फिर तो ठीक है, सरकारी महकमा ही बढ़ा दो, जुडिशरी को जो करना है वो करते रहे। तो इस तरह की चीज अपने आप में, एक स्वतंत्र न्यायपालिका अपने स्वतंत्रता को किस रूप में आगे बढ़ा रही है चीजों को, ये तो एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। इस पे फैसला कोई भी होगा तो कॉलेजियम ही कर सकता है, मगर आप तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है कि किस तरीके से सरकार जो चाहती है वो ओवरनाइट ऑर्डर्स आ जाते हैं और वो सारे काम होते हैं। ये बात अपने आप में बहुत गंभीर है। कुछ फैक्ट पे चलता हूँ, फैक्ट्स पर चलते हैं, जो फैक्ट्स हमारे भीतर कई सवालों को जन्म देते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहले जो है तबादले की सिफारिश थी, फिर सरकार के पुनर्विचार के लिए आवेदन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया। मेरे मन में कुछ तथ्यात्मक सवाल हैं, तथ्यों पर आधारित हैं। हेमंत भाई सुनिएगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है जजों की, ये 22 है, ठीक है। टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ 22, ओनली 22, परमानेंट 17, एडिशनल 9। अगर जैसे 22 जज में एक जज होते जस्टिस श्रीधरन, तो यहां पर हो सकता है मास्टर ऑफ रोस्टर कितना भी, क्योंकि होता है ना कि कौन कौन से किस टाइप के केसेज किसके पास जाएंगे, हो सकता है अतुल श्रीधरन के पास महत्वपूर्ण केसेज जाते, क्योंकि कुल 22 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। ये मेरा अपने मन का लॉजिक है, मैं गलत होऊंगा तो आप बताइएगा अपने एनालिसिस में। अब आइए, टोटल 22 जज का स्ट्रेंथ है। अब चलिए जरा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है वो 160 जजों की, 160 जज की स्ट्रेंथ है, 120 परमानेंट और 40 एडिशनल, 160 की स्ट्रेंथ। 22 जजों में अतुल श्रीधरन रहते तो शायद डाइजेस्ट नहीं होता, हो सकता है फिर कोई बड़ा केस उनके हाथ में, उनके सामने चला जाता। क्या इसलिए क्योंकि 160 जजों में तो बहुत सारा ऐसा मामला आ जाएगा कि चलो भाई ये वाला देखो, तो जो वहां का मास्टर ऑफ रोस्टर होगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो कहां पर कौन केस में लगाता है और 160 जजों में किस कोने में बैठे कौन से केस मिल रहे हैं। ये मतलब मैं एक सामान्य, जो एक मैं कहूं बिल्कुल मोटी बुद्धि का आदमी, सामान्य बुद्धि से सोच रहा हूं। क्या इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट चुना गया? दूरी में नहीं मानता, मैं इसलिए देखता हूं कि इतनी भीड़ में आदमी को भेज दो
कि भीड़ में गुम जाए। आशीष भाई देखिए, अनकंफर्टेबल जजेस को लगातार साइडलाइन करने की कोशिश तो कभी से चलती आई है, कोई नई बात नहीं। लेकिन हम्म, इस सरकार ने उसको अब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया एक तरीके से, कि जो भी हम्म, आदमी सूट नहीं करता उसको जो हम्म, मर्जी चाहे। कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में जो इनका रुख था, जो इनके तेवर हम्म, थे, वो आपको ध्यान हम्म, होगा बिल्कुल जिस तरीके से कहा कि कल मैं जिंदा रहूं ना रहूं, ये आज ही हम्म, एफआईआर दर्ज होगी। और ये भी हम्म, मत भूलिए कि इन्होंने कल ही, बीता कल, मध्य प्रदेश में जो जातिगत अपराध हैं उनको हम्म, लेकर स्वतः संज्ञान लिया था, और उस पर कल ही हम्म, सुनवाई की थी। तो ये हम्म, कंप्लीटली अनकंफर्टेबल थे ये। और न्यायपालिका को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से पोस्टिंग की जाए, ट्रांसफर की जाए, वो सारी चीजें, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होने लगा है। और वो हम्म, सवाल सरकार पे तो बाद में आएगा। पहला सवाल तो कॉलेजियम पे आएगा कि कॉलेजियम क्या कर रहा है। जिस तरीके से जस्टिस मुरलीधरन को दिल्ली से रातों रात ट्रांसफर किया गया था, और जो उनको ऐतिहासिक विदाई मिली थी, उसको देश भूला थोड़ी। दिल्ली हम्म, दंगों के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस का क्या हाल किया था, हम्म, और वो कोई गलत बात तो कह नहीं रहे थे। वो तो वही एम्बुलेंस, वही बेसिक फैसिलिटीज की बात कर रहे थे। उसमें जिस तरीके के उनको मार्चिंग ऑर्डर्स दिए गए, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी का मामला हो, अपने जो कल जातिगत अपराधों वाला मसला हो, तो एक तरीके से अनकंफर्टेबल थे ये मोदी सत्ता के लिए। और ये बेसिकली मोदी सत्ता का एक करेक्टर एक और भी है, वो हम्म, इंसाफ में कम भरोसा करती है, वो हिसाब ज्यादा लेती है। कि हम्म, इंसाफ बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारा हिसाब करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। हम्म, तो हिसाब करने के माहिर हैं गुजराती। तो गुजरात लॉबी ने अपना हिसाब करने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया है, मैं तो इसको इसी रूप में देखूंगा। और जुडिशरी को केवल और केवल अब अपनी साख की चिंता करनी चाहिए कि एज ए इंस्टीट्यूशन वो क्या करे। हम्म, जो आज बाकी इंस्टीट्यूशंस का हाल है, कहीं जुडिशरी ने अपने कदम उधर तो नहीं बढ़ा लिए हैं। इस पे निर्णय उनको करना है। मैं आप तो केवल याद दिला सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, इतनी सी बात है। हेमंत भाई, साख आपने कहा कि साख बचाने की चिंता करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि साख तो बची ही नहीं है, चिंता क्या करना है। अब तो साख को रिस्टोर करने का वक्त है। होता नहीं, खत्म हो गया, अब खत्म हो चुकी है, साख वो है नहीं। ये अच्छा लगे बुरा लगे, इसको कंटेम्प्ट माना जाए, कुछ भी माना जाए, साख वो कुछ नहीं बची है। अब अगर कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा महामानव महापुरुष आ जाए जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करे, तो बात अलग है। इस कोलेजियम पर बहुत सवाल है। ऐसा नहीं है कि कोलेजियम पर सवाल नहीं, बहुत सवाल है। और कितने अधिवक्ता मेरे साथ बैठ करके कोलेजियम के बारे में बहुत कुछ बताए। ये वही कोलेजियम है जो सीजेआई के रिश्तेदार को, सीजेआई के भतीजे भांजे को जज बनाती है। ये वही कोलेजियम है जो तमाम सीनियरिटी को, जो वरिष्ठता का जो है क्रम है, उस क्रम को, उसकी धज्जी उड़ा करके गुजरात के उस जज को ले आती है सुप्रीम कोर्ट में, पंचोली को, जिसने राहुल गांधी की सजा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कोलेजियम, इस कोलेजियम को अगर मैं कुछ और व्याख्या, इसके लिए शब्द मेरे है जेहन में, मैं नहीं लेना चाहता कि साख गई है, अब उस साख पर उल्लू न बैठाऊं मैं, साख तो गई ही गई। लेकिन ये कोलेजियम की स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए दयनीय है, अब मैं आता हूं फिर जस्टिस अतुल श्रीधरन पर, क्योंकि ऐसे जज, ईमानदार जज अगर हमारे न्यायपालिका में हैं तो हमें उनकी तारीफ भी करनी होगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें देश को अवेयर भी करना होगा। जस्टिस श्रीधरन को पहले, ये जो है, अप्रैल 2023 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भेजा गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भेजा गया, फिर वहां से उनको मध्य प्रदेश भेज दिया गया। श्रीधरन ने केस, इनके देखिएगा इंपॉर्टेंट कैसे कैसे केसेज हैं। श्रीधरन ने हाशिए पर पड़े मरीजों के लिए कानूनी मदद पर जोर दिया था। ये डबल इंजन में मरीजों को कानूनी मदद, जो हाशिए पर पड़े मरीज हैं उनको कानूनी मदद पर जोर कोई देगा तो जज डबल इंजन को एक्सेप्ट होगा क्या? जेल में कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए। ये इनके वो हैं जो न्यायपालिका में रहकर जो काम इन्होंने किए, जिस वजह से अतुल श्रीधरन की हम तारीफ कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ये अपाच्य हो गए हैं, वो पच नहीं रहे हैं। जेल में कैदियों की रक्षा के लिए कदम उठाए। विजय साहवाला आपने बता ही दिया। ये 7 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करना शुरू किया और 17 मार्च 2018 को अस्थायी जज बने। 1992 में इन्होंने जो है कानून की डिग्री हासिल की। जस्टिस श्रीधरन ने, अब ये सुनिए, अभी अगली लाइन सुनिएगा, जज ऐसा होना चाहिए,
कॉलेजियम में बैठे हुए लोगों से अभी तुलना करिएगा, अगली लाइन पर मैं आप ही के पास आ रहा हूं हेमंत जी। जस्टिस श्रीधरन ने 2023 में अपना ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। अपना ट्रांसफर क्यों किया था, ये गौर से सुने दर्शक प्लीज। वे नहीं चाहते थे कि उनके पद पर रहने से हितों का टकराव हो। अपना ट्रांसफर क्यों करवाना चाहते थे? हितों का टकराव कैसे होता है? हितों का टकराव, उनकी बेटी ने जिला न्यायालय और हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में वकालत शुरू कर दी थी। आप सोचिए, जिस दौर में सीजेआई इस देश का अपने भतीजे को जज बना रहा है, उस दौर में एक जज ऐसा है कि उसकी बिटिया वकालत शुरू कर दी, तो उसने कहा कि मुझे यहां से आप हटा दीजिए, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी यहां पर वकालत करेगी तो ये हितों का टकराव होगा। नहीं नहीं आशीष भाई, देखिए नैतिकता वाले अगर चंद ऐसे, वही तो मैं कहता हूँ ना कि चंद लोग ही सिस्टम को बचाए हुए, बेहद उंगलियों पर गिन सकते हैं आप। और ये केवल इन्हीं का मामला नहीं है, आप पिछले कुछ मामलों में देखिए किस तरीके से किसी ने भी अगर इनकन्वीनियंट फैसला दिया। आपको ध्यान होगा सुप्रीम जो अपने क्या नाम जस्टिस थे अपने संजीव बैनर्जी, 2021 का मामला, उनको मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, ध्यान होगा ना आपको। और विवाद का कारण क्या था? बार एसोसिएशन और जनता ने इसे दंडात्मक बताया था तब, क्योंकि जस्टिस बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ कई फैसले दे दिए थे एक के बाद एक, उनको ट्रांसफर किया गया। अभी मैंने जिक्र किया 2020 का जस्टिस एस मुरलीधरन का, दिल्ली हाईकोर्ट से रातों रात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। क्यों? क्योंकि दिल्ली दंगों के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ नफरत भरे भाषण, उस पर पुलिस कार्रवाई के आदेश, और अगले ही दिन तबादला 24 घंटे के अंदर। इसे राजनीतिक दबाव का सबसे बड़ा एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल माना गया था उस समय, ध्यान हो आपको तो। इसलिए मैंने कहा कि इंसाफ से ज्यादा हिसाब पे भरोसा करती है मोदी जी की सरकार। फिर आपने जिक्र किया जस्टिस विपुल पंचौली का, गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट, 9 महीने की देरी के बाद अधिसूचना जारी हुई, ध्यान रखिएगा आप उसका। उसके बाद जो है जस्टिस एस करेल का तबादला, गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट, वो सारे के सारे। ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि देखिए, आपको केवल हमारे पक्ष में फैसले नहीं देने जो सरकार की इच्छा है, आपको कमिट होकर हमारा पार्ट होना पड़ेगा। ये जो चीज है ना, एक तो होता है कि हमारे पक्ष में फैसला देते रहे, वो दिखाना भी पड़ेगा कि यू आर ए पार्ट ऑफ अस। इसको कहते हैं कमिटेड जुडिशरी। आज भारत में क्या है, आज ब्यूरोक्रेसी कंप्लीटली कमिटेड कर चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी में किसी की औकात नहीं सांस निकाल दे कहीं पे। आप न्यायपालिका को मान लेना चाह रहे हैं, उससे पहले आप कार्यपालिका का हाल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी का, विधायक विधायिका का हाल देख लीजिए, जांच एजेंसियों का हाल देख लीजिए, मीडिया का हाल देख लीजिए, तो बचा क्या आपके पास? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को इस तरह के फैसलों से, एक फैसले से आशीष भाई एक का तबादला करो, 10 ऐसे ही 10 लोगों के ऊपर एक इंपैक्ट जाता है कि कल को तुम्हारा नंबर भी आ सकता है। तो हर आदमी उस प्रेशर को विदस्टैंड कर पाए ऐसा संभव नहीं होता। इसीलिए सरकार रह रह करके बीच बीच में अपने हाथ दिखाती रहती है इस तरह की चीजें करने को। केवल और केवल कॉलेजियम के ऊपर है कि उनका, देखिए ना आप ट्रांसफर्स का, ये आपके सामने है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट में किस तरह के जज लगाई, अपने कर्नाटक उसमें, अपने क्या महाराष्ट्र में तो भाजपा की प्रवक्ता को बना दिया हाईकोर्ट जज। और आप तो कह रहे हो सीजीआई का भतीजा, भाई अगर आपने अपना भतीजा बनवाना है तो 4 उनकी भी तो माननी पड़ेंगी। तो बस बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉलेजियम के फैसले बहुत सही पॉइंट पे आप लेके गए हैं। ये कॉलेजियम में जो हो रहा है कि भाई कैसे आप पंचोली को कैसे नहीं बनाओगे? जब आप अपने भतीजे भांजे को बनाओगे तो पंचोली बनाने पड़ेगा, बीजेपी प्रवक्ता बनाना पड़ेगा। अरे वो तो प्रवक्ता है, पन्ना प्रमुख को ना बनवा दे कभी किसी दिन है? ये मैं अतुल श्रीधरन की बात, मैं जब अभी अभी जैसे ही खबर आपने भेजी, मैं अतुल श्रीधरन का 1 ही 2 मिनट का टाइम था, क्योंकि हमें खबर बड़ी थी, लाना था। लेकिन जब मैंने ये प्रसंग देखा कि एक ऐसा जस्टिस इस दौर में, क्योंकि हम लोग रोज जुडिशरी देख रहे हैं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, इस दौर में एक ऐसा जज जिसकी बिटिया वकालत करने के लिए जब आ जाती है जो है इंदौर खंडपीठ में, तो कहता है भाई साहब मेरा आप ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेटी करेगी वकालत और मैं भी यहाँ पे, अगर मतलब मैं हाई कोर्ट का जज रहूंगा तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, कोई भी उंगली उठा देगा कि यार बेटी। और ये उस दौर में हो रहा है, उस दौर में हो रहा है। मैं एक बात और आपको याद दिला दूं, अगर वो कागज होगा तो मैं कहूंगा अपने साथी जो हमारे करवा रहे हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, वो लगा देंगे। मैं एक कागज आपको दिखा दूं,
गवई के पास शिकायत गई है सुप्रीम कोर्ट के भावी सीजेआई सूर्यकांत को लेकर के। सूर्यकांत अपने रिश्तेदार जो है उसके मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके बैठे हैं। सोचिए, इस देश का आने वाला सीजीआई, भावी सीजीआई, जो अभी कुछ ही दिन बाद, अब दिन कितने बचे हैं, जुमा जुमा 7 रोज टाइप का माहौल है, वो देश के सीजीआई होंगे, वो अपने रिश्तेदार के जो है की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। उस देश में उस जो है जस्टिस का तबादला हो जाता है जो बेटी के वकालत करने पर कहता है कि मुझे आप ट्रांसफर कर दो, मैं वहां पर नहीं करना चाहता हूं, जजमेंट देना चाहता हूं, वहां जज के रूप में, जस्टिस के रूप में नहीं बैठना चाहता हूं जहां पर मेरी बेटी वकालत करेगी। कल को मुझ पर कोई भी उंगली उठा सकता है। बताइए कितना फर्क है। लेकिन इस देश में सीजीआई कौन बनेगा? सूर्यकांत जी बनेंगे। कितने जो है मामले हैं। गोपाल सुब्रमण्यम, मैं बताऊं आपको, जब आए गोपाल सुब्रमण्यम से वकालत सीखी है अतुल श्रीधर ने। गोपाल सुब्रमण्यम आप उस समय कवर करते रहे, उनके सॉलिसिटर जनरल रहे हैं 2009 से 11 के बीच में भारत सरकार के। और इस देश के सबसे सबसे प्रखर, सबसे जो है विद्वत व्यक्ति माने जाते हैं कानून में, कानूनविद के रूप में। उनको इंग्लैंड और वेल्स की बाल तक बुलाती है गोपाल सुब्रमण्यम को। उनसे सीखे हुए लोग हैं, वकालत में आए थे और जुडिशरी में आज जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे पास अगर वो चिट्ठी रेडी हो तो चला दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने कार्यक्रम उस पर किया था। हरियाणा के मामले में हमारे भावी सीजीआई जो है अपने इसरार की जो है अपील पर खुद ही सुनवाई कर रहे हैं। बताइए, यही गवई साहब हैं, आज सीजीआई हैं, इनके तमाम फैसलों पर जो है हम लोग आपत्ति जताते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात के लिए हमने तारीफ किया था, यही जस्टिस गवई थे। और राहुल गांधी का मामला था, इन्होंने, याद होगा आपको, कहा था कि मतलब मैं अपने आप को इस सुनवाई से अलग करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पिता कांग्रेस में रहे हैं, मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो ये सवाल कहीं पर न पैदा हो कि मैं इस मामले की में सुनवाई कर रहा हूं। तो उस वक्त के जो तमाम मतलब जो अधिवक्ता भी थे और उन सभी ने कहा नहीं नहीं, हमें आपके जो है न्यायिक प्रतिबद्धता पर, हमें आप पर पूरा यकीन है। यही गवई साहब थे, हमने तारीफ की थी, अच्छी बात है। ये पिता कांग्रेस से जुड़े थे, कहीं कोई कहते कि भाई कांग्रेसी परिवार से है इसलिए इसने राहुल गांधी के फेवर में। ये न्यायपालिका का जो प्योरिटी है ना, ये प्योरिटी ऐसे नहीं आती है। ये ऐसे कॉलेजियम के जो आजकल हो रहा है, कॉलेजियम में मास्टर ऑफ रोस्टर में, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। न्यायिक पवित्रता को खत्म कर रहा है हेमंत भाई। मैं फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि मैं ही उसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं तो फिर जुड़ने लगती है जब कड़ियां, तो रोक नहीं पाता। हाँ आशीष भाई, आज के दौर में भारत में कोई भी संस्था एक खास तरह के ऑपरेशन में लगी हुई कि वो नैतिकता का जो पार्ट है वो और सबको पढ़ाती है, अपने अंदर कभी नहीं झांकती कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, अपने यहाँ क्या कर रहा हूँ। प्रवचन तो सारे जजेस बैठ के देते हैं, अब सुबह शाम तक कोर्ट में देखते हैं। और अगर कोर्ट में कमी रह जाए तो बाहर सेमिनार्स में करते हैं, वीकेंड पे जो सेमिनार होते हैं उसमें जाके सारे ज्ञान बगाड़ते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो उनकी नैतिकता फिर ये तार तार होती दिखाई देती है। तो बेसिकली जो आप प्रीच करते हो उसको आपको लागू करने का अगर मादा नहीं है तो फिर प्रीच करना भी बंद कर देना चाहिए। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि उसकी क्या छवि बनती है। सरकार नहीं सोचेगी, सरकार को तो कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, लेकिन जुडिशरी के ऊपर है कि उसका जो अपना जो इंडिपेंडेंस है, क्या वो भी बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह है, वो भी सरकार के हाथों सौंप देगी। इस बात की चिंता सबसे ज्यादा, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। बाकी सारे इंस्टीट्यूशन तो ऑलरेडी जिस भी अवस्था में वो सारे देश देख चुका है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए खैर, हम तो ये शुभकामना ही देंगे, जो भी इस देश में जो भी जज ऐसे हैं जिनको हमें लगता है, हम किसी जज के हमारा कोई निजी संबंध भी नहीं है, लगता है उनके फैसले से लगते हैं, जो इस देश में सत्ता के प्रभाव से दूर दूर तक बिल्कुल जो है प्रभावित नहीं होते हैं। इस देश में वो संविधान को देख करके फैसले देते हैं, व्यक्ति को देख के फैसले नहीं देते हैं। ऐसे जज हैं तो उनको हम तारीफ भी उनकी करेंगे
और जब भी ऐसे फैसले आएंगे तो सवाल भी उठाएंगे। ये हमारा दायित्व है, हम अपना फर्ज निभाएंगे, बाकी लोग अपना अपना निभा ही रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।